आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जनरली लोग एक स्लगिश सेक्टर समझते हैं। लोग समझते हैं कि इस सेक्टर से कभी ग्रोथ नहीं आने वाली, लेकिन पिछले एक साल में इस सेक्टर ने 18% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है और ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर बन गया है। और इस सेक्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इसे एक थीम भी कह सकते हैं क्योंकि इस थीम के अंडर कई सारे सेक्टर्स आते हैं। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ गए तो आप आधा इंडियन मार्केट समझ जाएंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ कि जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है तो इसके साथ कुछ दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंफ्रा से भी ज्यादा ग्रो करते हैं। हालांकि ये जो दो सेक्टर्स की मैं बात करूँ ये इंफ्रा का पार्ट नहीं है, कई सारे लोग इसे पार्ट नहीं मानते हैं, लेकिन इंफ्रा की ग्रोथ का इनकी ग्रोथ पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब कई सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो एक डेवलप कंट्री है। बट एक्चुअल में चीज़ें उल्टी हैं, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनको इकोनॉमिकली उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इंफ्रा में काफ़ी पीछे रहा है। अगर हम रेलवेज की बात करें तो हमारे बचपन में भी रेलगाड़ी उसी स्पीड से जाती थी और आज भी लगभग उसी स्पीड से चलती है। अगर हम हाईवेज की बात करें तो कई सारे हाईवेज तो बस नाम के लिए हाईवेज रहा करते थे, बाकी नॉर्मल रोड जैसे ही थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंफ्रा में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बढ़ गई है और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी काफी बढ़ गई है। देखिए, जनरली हमारे जो वीडियोस होते हैं वो बॉटम अप अप्रोच पे होते हैं, यानी पहले हम किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम उसके सेक्टर की भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पर हम टॉप डाउन अप्रोच की मदद से पहले थीम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इंफ्रा है, उसके अंडर जो सेक्टर्स आते हैं उसकी बात करेंगे और उसके बाद फिर उन सेक्टर में जो कंपनीज आती है उनकी बात करेंगे। अब सबसे पहले ये डाउट क्लियर करते हैं कि इंफ्रा में एग्जैक्टली क्या क्या आता है। अब इसमें देखिए 2-3 अलग अलग व्यूज हैं। अगर हम इंफ्रा इंडेक्स की बात करें तो उसमें 30 कंपनीज हैं और 11 सेक्टर्स हैं। और ये 11 सेक्टर कौन कौन से हैं? इसमें सबसे बड़ा है ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल, जिसका 28% शेयर है इसमें। फिर आता है कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन दोनों को मिला के लगभग 30% आता है। फिर पावर और बाकी टेलीकॉम वगैरह है। लेकिन अगर हम कोर इंफ्रा की बात करें तो जनरली ये माना जाता है कि कोर इंफ्रा में कुल मिलाकर 8 इंडस्ट्रीज आती है। इसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 आते हैं। लेकिन आज के डेट में चीज़ें बहुत इवॉल्व हुई हैं। इसमें कई सारी जो नई नई इंडस्ट्रीज़ है वो भी आई है। साथ ही कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, जिसकी मैंने इंट्रो में भी बात की थी, और उसमें से ही एक है बैंकिंग सेक्टर। अब कई बार ये सवाल आता है कि बैंकिंग इंफ्रा का पार्ट कैसे है, तो चलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंफ्रा एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही एसेट हेवी है। अगर आपको रोड बनानी है, आपको रेलवे का कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, आपको कोई ब्रिज बनाना है, कोई भी काम है, तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें लगती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्रोजेक्ट सीधा प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स करती है या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर भी करती है। तो ऐसे में जो कंपनीज यहाँ पर होती है, जैसे कि अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो L&T है, जे कुमार है। अब इनकी अगर हम बात करें तो इनको बहुत ज़्यादा फिर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ये चीज़ आपको इनके बैलेंस शीट पर नजर आएगी। जैसे L&T का लॉन्ग टर्म डेट जो 51,000 करोड़ के करीब था 2012 में, वो अब तक 1,20,000 करोड़ के करीब चला गया है। सेम चीज़ जे कुमार के बारे में है और बाकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनके बारे में आपको दिखेगी। अब ये चीज़ सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर लागू नहीं होती। इंफ्रा में जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे पावर कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज है, इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवेज है, तो इन सबको पैसों की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। और ये जो अलग अलग कंपनीज के कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसे काफी हद तक बैंक्स फुलफिल करते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ ग्रोथ हो रही है, तो इसका फायदा इन बैंक्स को भी हो रहा है। इनके जो होलसेल क्रेडिट्स है, जैसे कि ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, वो भी पिछले 2-3 सालों में बढ़े हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें ICICI और HDFC की, तो होलसेल बैंकिंग का जो शेयर है उनके रेवेन्यू में वो 16% से 18% पर बढ़ गया है और HDFC के लिए 27% से 30% हुआ है। साथ ही जैसे अब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि उसके लिए IRFC को अपॉइंट किया गया है लोन्स वगैरह देने के लिए या फिर लीजिंग स्टॉक देने के लिए। तो उसकी भी क्रेडिट ग्रोथ को हम देखें तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो में बात की है। तो कहने का पॉइंट यही है कि आज के डेट में इंफ्रा वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब उसके कई सारे बेनिफिशियरीज हैं जिन्हें आपको ढूंढने की जरूरत है। जैसे कि बैंकिंग की यहाँ पर हमने बात की। अगर आप निफ्टी का इंफ्रा इंडेक्स देखते हैं तो इसमें आपको बैंकिंग कहीं नहीं दिखेगा, ना सिंगल बैंकिंग कंपनी दिखेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ इंफ्रा म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड्स ने बैंकिंग को यहाँ पर इंक्लूड किया है। देखिए, अगर हम नॉर्मली बैंक की बात करें तो इंफ्रा का तो एक हिस्सा है ही, लेकिन किसी भी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में बैंक्स का और उनके क्रेडिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है और उनकी मदद के बिना कई सारी जो कंपनीज है जो इस फील्ड में ऑपरेट करती है वो सही से नहीं चल पाएगी। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की।
जो निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स में 30% लगभग कंट्रीब्यूट करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में एक पार्ट आता है कि इंफ्रा कंस्ट्रक्शन का, दूसरा आता है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का। दोनों की हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंफ्रा कंस्ट्रक्शन की। जैसे कि अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2015 में इंडिया में हर दिन 12 किलोमीटर का रोड बनता था, जो कि अभी लगभग 3.5 गुना बढ़कर 42 किलोमीटर पर डे हो गया है। अब ऑफकोर्स इसके भी कई सारे डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉट हुए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो इंडिया में 1,44,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है जो 2025 तक 2 लाख किलोमीटर तक लेके जाने का प्लान है। साथ ही भारतमाला परियोजना स्कीम के तहत कई सारे रोड और हाईवेज पर काम हो रहा है और इसी योजना के तहत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 46,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि इंडिया में लॉजिस्टिक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट हो सके और इकोनॉमी को उसका बूस्ट मिले। रोड के अलावा अगर हम रेलवेज की बात करें तो 1200 इंडियन रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और इस रीडेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट भी कई सारी प्राइवेट कंपनीज को जा रहे हैं। जैसे कि न्यू दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है उसके रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है L&T को और ये प्रोजेक्ट लगभग 8,700 करोड़ का है। इसी तरह अलग अलग रेलवे स्टेशन की अलग अलग बिडिंग चल रही है। जैसे कि सूरत में एक टनल बन रहा है जिसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है जे कुमार को। नागपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही छोटी कंपनी गिरधारी लाल को मिला है। तो कहने का पॉइंट ये है कि कई सारी कंपनीज इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की बेनिफिशियरीज बन रही है। आपका काम बस यही है उन बेनिफिशियरीज को देखना, और यही हम आज के इस वीडियो से और इस टॉप डाउन अप्रोच से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंफ्रा के अलावा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है एक ऐसी जगह से आ रही है जिसके बारे में कई सारे लोग शायद सोच भी नहीं सकते। अगर हम सीमेंट की बात करें तो 2021 में सीमेंट की सबसे ज़्यादा जो डिमांड आई थी वो आई थी रूरल इंडिया से। अब गवर्नमेंट की जो हाउसिंग स्कीम्स थी उसका फायदा कई सारी इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनीज को भी हुआ, जिसमें से कई सारी सीमेंट कंपनीज थी। सो 2021 में सीमेंट की 29% डिमांड रूरल हाउसिंग से आई और 25% आई अर्बन हाउसिंग से। अब अगर हम देखें तो रूरल से अर्बन में जो लोग जा रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर हम 1947 की बात करें तो तब इंडिया की 14% पॉपुलेशन अर्बन में रहती थी। धीरे धीरे 14 से 20, 20 से 25 और आज ये 34% पर आ गई है। रिसर्च गेट के एक एस्टिमेट का कहना है कि 2046 तक ये जो फिगर है ये 50% को पार कर देगी, यानी 2046 तक ज़्यादा लोग अर्बन में रहेंगे और कम लोग रूरल में रहेंगे, जो कि फिलहाल की जो सिचुएशन है उससे लगभग अपोजिट हो जाएगा। अब क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं इसीलिए जो सप्लाई डिमांड का जो मिसमैच है वो बहुत बड़ा क्रिएट हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल 2016 से 2020 के बीच जो टॉप 8 सिटीज थी उसके हाउसिंग की डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस किया गया और उसके बाद ये पाया गया कि डिमांड तो बहुत ज्यादा है बट सप्लाई कहीं ना कहीं वो चीज मैच नहीं कर पा रही है। तो इस वीडियो के बाद आपका प्राइमरी काम यही है कि जो बेनिफिशियरीज हैं इंफ्रा थीम के उनको ढूंढना, क्योंकि हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि कई सारी ऑयल कंपनीज भी इंफ्रा थीम का ही पार्ट होती है, लेकिन अगर हम देखें तो वो सनसेट इंडस्ट्री में आती है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन देम आप उन बेनिफिशियरीज को ढूंढिए जो सनराइज इंडस्ट्री में आते हैं और जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल आपको ज़्यादा दिखता है और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। अब देखिए, निफ्टी के इंफ्रा इंडेक्स में अगर ऑयल गैस और कंज्यूमेबल फ्यूल्स ना होते तो इसके रिटर्न्स आपको और भी ज़्यादा दिखते। अब इंफ्रा का कोई इंडेक्स फंड तो नहीं है, बट इंफ्रा के जो म्यूचुअल फंड से अलग अलग उन्होंने यही चीज़ की, उन्होंने ऑयल गैस और कंज्यूमेबल को नहीं रखा अपने फंड में, जिसकी वजह से उनकी जो रिटर्न्स है आप कंपेरेटिवली देखेंगे तो वो कई गुना ज़्यादा है कंपेयर टू जो कि निफ्टी के इंफ्रा फंड ने दिए हैं। अब देखिए, कंक्लूजन में एक रिस्क भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इंफ्रा बूम को अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो वो एक चीज़ ये है, अभी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी और रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उनका बहुत ज़्यादा फोकस है कि ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट करे, हाई स्पीड ट्रेन लाए और बाकी कई सारी चीज़ें करे। अब इन्हीं चीजों का डायरेक्ट बेनिफिट इंफ्रा थीम को मिल रहा है। तो अगर गवर्नमेंट या फिर ये जो मिनिस्टर्स हैं ये अगर इनके पोर्टफोलियो चेंज होते हैं या फिर इनकी गवर्नमेंट अगले साल नहीं आती है तो फिर आपको अगेन रीएनालाइज करना पड़ेगा ओवरऑल, क्योंकि जो नेक्स्ट मिनिस्टर आते हैं उनका क्या व्यू है इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पर और इन चीजों को आगे लेने के बारे में। और फिर जैसे कि हमने आज की इस वीडियो के बारे में बात की कि कुछ सेक्टर्स है जैसे कि बैंकिंग है जो डायरेक्ट इंफ्रा का पार्ट नहीं है लेकिन बहुत बड़े बेनिफिशियरीज है, वैसे ही अलग अलग सेक्टर्स भी कई सारे इंडिया में हैं जहाँ पर जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो थोड़े अलग रहते हैं। तो उनको अगर हम थोड़ा मतलब एक बड़ा विजन देखकर उन्हें देखने की कोशिश करते तो बहुत अच्छी कंपनीज आप ढूंढ पाएंगे और उस पर्टिकुलर चीज़ से बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आप कमा पाएंगे, बिकॉज कई सारे लोग उस पिक्चर को नहीं देख पाते हैं और अगर आपने वो देखना शुरू कर लिया तो एज एन इन्वेस्टर वो आपको बहुत मदद करेगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब को पता चले कि फिनोशंस ने कोई अच्छा वीडियो बनाया है, और इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करें और उन्हें भी लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।